हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामपाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। करते हैं फटाफट आज जिले में दिन भर क्या रहा वो तमाम खबरें। दादरी शहर को मिलेगा नया पार्क। 2 करोड़ 11 लाख रुपए से सेक्टर 9 में चौधरी देवीलाल पार्क विकसित करेगा HSVP। विधायक नैना सिंह चौटाला ने विस में उठाई दादरी शहर की परिधि बढ़ाने की मांग। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा विस के बजट सत्र में दादरी शहर वासियों के लिए नई सौगात मिली है। विधायक नैना सिंह चौटाला द्वारा लगाए गए प्रश्न के जवाब में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दादरी शहर में नए पार्क के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया कि HSVP द्वारा 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से दादरी शहर के सेक्टर 9 में चौधरी देवीलाल पार्क को विकसित करेगा। विधायक नैना सिंह चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने दादरी शहर वासियों की बड़ी मांग को पूरा करते हुए शहर में नए पार्क के निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम से बनने वाले इस पार्क में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विधायक नैना चौटाला ने बताया कि यह पार्क दादरी शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित हुड्डा सेक्टर 9 में निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल पार्क के निर्माण से बाहरी क्षेत्र के लोगों को भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विधायक नैना चौटाला ने बताया कि पार्क निर्माण से दादरी शहर वासियों को प्रातः और शाम के समय सैर करने और बच्चों को मनोरंजन के लिए एक अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो जाएगा। विस में उठी शहर की परिधि बढ़ाने की मांग। आपको ये भी बता दें कि विधायक नैना सिंह चौटाला ने विधानसभा के बजट सत्र में दादरी शहर की परिधि को बढ़ाने के लिए सरकार से जवाब मांगा। विधायक नैना सिंह चौटाला के प्रश्न के उत्तर में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कि दादरी शहर की सीमाएं वर्ष 1980 में तय की गई हैं। शहर की सीमाओं की वृद्धि करना तर्कसंगत है। दादरी नगर परिषद द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को दादरी शहर की परिधि बढ़ाने के प्रस्ताव किया है। जिला उपायुक्त की कमेटी सभी आवश्यक मानदंडों की जांच के बाद NUP द्वारा पास किए गए प्रस्ताव पर सरकार दादरी शहर की सीमाओं को बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति के किसान अनुदान पर ट्रैक्टर लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। 45 HP व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर मिलेगा 1 लाख का अनुदान। किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर 11 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। अब खबर विस्तार से। किसान भाइयों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 45 HP व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 1 लाख का अनुदान दिया जा रहा है, जिसके लिए किसान 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी DLEC द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयन के उपरांत चयनित किसान को सूचीबद्ध अनुमोदित निर्माताओं डीलर से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल तथा मोल भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से यानी कि अनुदान राशि को छोड़कर कीमत निर्माता अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में जमा करवानी होगी। निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ईमेल के माध्यम के अनुसार अनुदान वाउचर के लिए प्रार्थना करनी होगी। PMU तथा बैंक द्वारा जांच उपरांत डिजिटल वाउचर से
अधिकृत निर्माता अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर को जारी किया जाएगा। अनुदान ई वाउचर प्राप्त होने के तुरंत बाद किसान का पसंद किया हुआ ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नंबर तथा बिल, बीमा तथा आरसी के अप्लाई फीस रसीद आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी DLEC को ट्रैक्टर सभी मूल दस्तावेजों सहित भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। कमेटी सभी दस्तावेजों को चेक करने के उपरांत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फॉर्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को ईमेल के माध्यम से सूचना देगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अनुदान ई वाउचर में माध्यम से अनुदान राशि निर्माता को जारी करेगा। उन्होंने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एवं सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग ने जारी की कर वसूली वन टाइम सेटलमेंट योजना। व्यापारी व उद्योगपति 30 मार्च तक उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। आबकारी व कराधान विभाग द्वारा कर वसूली को लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई है। पंजीकृत व्यापारी और उद्योगपति 30 मार्च तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए ये बताया कि सरकार द्वारा कर वसूली के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने शुरू की वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है। जीएसटी से पहले 7 कर अधिनियमों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। व्यापारियों व उद्योगपतियों के बकाया टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए विभाग द्वारा OTS योजना के तहत छूट भी दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत जीएसटी से पहले 7 कर अधिनियमों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए 4 श्रेणियों के तहत ब्याज में छूट दी गई है। ये नामतः स्वीकृत कर, विवादित कर, निर्विवादित कर और अंतरीय कर है। उन्होंने बताया कि योजना में स्वीकृत कर के तहत 100% टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज पूरी तरह से माफ हो जाएगा। इस प्रकार से विवादित कर के तहत 50 लाख रुपए तक की राशि का 30% व 50 लाख से ऊपर की राशि में 50% कर का भुगतान करने पर ब्याज व दंड राशि शून्य हो जाएगा। इस प्रकार विवादित एवं श्रेणी के तहत 50 लाख रुपए से कम या बराबर के मामले का मूल कर 40% व अन्य सभी मामलों में 60% जमा करवाने पर ब्याज राशि शून्य हो जाएगी। अंतरीय कर के तहत 30% टैक्स राशि जमा करने पर ब्याज राशि शून्य हो जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल हरियाणा टैक्स .tgov.in पर टैक्स दाता 30 मार्च तक लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत व्यापारी और उद्योगपति 30 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा एक ऐसी OTS हेल्प डेस्क की स्थापना भी की गई है जिस पर व्यापारी व उद्योगपति वन टाइम सेटलमेंट योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए 5 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। काठमंडी स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में आत्मरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बच्चियों को आत्मरक्षा के तरीकों के बारे में भी अवगत कराया गया। इसके साथ साथ उन्हें संबंधित स्कीमों की भी जानकारी दी गई। CDPO गीता सहारन द्वारा बच्चियों को आत्मरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है के बारे में बताया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई
हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को आयोजित की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस लोक अदालत की सुनवाई के लिए 4 बेंच बनाई गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम सौरभ कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सुनवाई के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर कुंडू द्वारा 4 बेंच का गठन किया गया है। पहली बेंच में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर कुंडू स्वयं होंगे। एसीजेएम में राम अवतार पारिक, सीजेएम संदीप यादव और जेएमआईसी सुमित कालू की अध्यक्षता में 3 बेंच और बनाई गई हैं और इन बेंचों के साथ पैनल एडवोकेट विजय कुमार, राकेश सांगवान, सचिन शिवाच और नवीन कुमार की भी ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद को निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे भी लाभ मिलते हैं। हर खेत की पानी के लिए सरकार नहरी पानी का सही बंटवारा प्रबंधन के लिए व जल समिति के अधिकारों, खेतों में जल टैंक, खाल नाल निर्माण, खेतों में सूक्ष्म सिंचाई, वी टपका सिंचाई के लिए विस्तार पूर्वक जानकारी हेतु हरियाणा ग्रामीण विकास नीलोखेड़ी के निर्देश, वजीर सिंह दोहन के मार्गदर्शन और कोर्स कोऑर्डिनेटर कमलदीप सांगवान के नेतृत्व में प्रदेश भर में अभियान चलाया गया, जिसमें भिवानी जिले में आरंभ किया गया था। लोहारू उपमंडल के खंड पंचायत कार्यालय में जल समिति व किसानों को मिकाडा विभाग की अनेक योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हुए हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी के मास्टर ट्रेनर व लोकपाल नवीन कुमार और अंकित राहड़ ने जानकारी साझा की। मिकाडा विभाग से उप निदेशक श्री भगवान, जिलेदार महेंद्र, जेई तक्षेम दादरी, किसान अक्षय, जयसिंह, दिलबाग, भूपेंद्र, राजेश, सुखबीर वी, अन्य किसान व जल समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। खेतों में सिंचाई के लिए दे रही 100% तक सब्सिडी। अब खबर विस्तार से। सिंचाई संसाधनों पर अनुदान हेतु आवेदन किसान इन 3 सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के तहत अनुदान हेतु कर सकते हैं। आवेदन माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत प्रोजेक्ट पंजीकरण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, सिंचाई साधनों पर अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें, खेतों में सब्सिडी पर सिंचाई संसाधनों के लिए आवेदन के लिए क्लिक करें। सिंचाई संसाधनों पर अनुदान हेतु आवेदन भूमिगत जल के लगातार दोहन के चलते जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जो एक गंभीर समस्या है, जिससे आने वाले दिनों में जल संकट उत्पन्न न हो। इसको लेकर सरकार ने भूमिगत जल को बढ़ाने और किसानों को सिंचाई के विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसके अलावा सरकार किसानों को हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई विभिन्न साधनों पर सब्सिडी भी दे रही है, जिससे सिंचाई के रकबे को बढ़ाया जा सके। प्रदेश भर में सिंचाई के पानी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को दी जा रही सब्सिडी के
बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। किसान इन 3 सूक्ष्म योजनाओं के तहत अनुदान हेतु कर सकते हैं आवेदन। मिकाडा ट्रेनर ने इस बारे में जानकारी हुए बताया कि सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत किसानों को 3 योजनाओं की शुरुआत की गई है। पहली योजना सहायक बुनियादी ढांचे यानी कि एसटीपी, नहर, रजवाहा, खेत में तालाब, सोलर पंप और खेत में एमआई ड्रिप स्प्रिंकलर की स्थापना के साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी और नहर आधारित परियोजना के लिए है। पहली योजना के लिए खेत में बने तालाब के साथ 100% एमआई ड्रिप और स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन को अपनाने के लिए हल्फनामे में रूप में अग्रिम शपथ पत्र अनिवार्य है। दूसरी योजना के बारे में आपको बता दें कि सहायक बुनियादी ढांचे यानी कि रजवाहा, खेत में तालाब, सोलर पंप और खेत में एमआई ड्रिप की स्थापना के साथ नहर आधारित परियोजनाओं के लिए है। तीसरी योजना उनके लिए है जहां पानी के स्रोत, ट्यूबवेल, ओवरफ्लो करने वाले तालाब, खेत में बने टैंक और खेत में बने एमआई ड्रिप स्प्रिंकलर है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी खेत में तालाब निर्माण के लिए किसान को कुल खर्च 70% की सब्सिडी मिलेगी और उसे केवल 30% राशि ही देनी होगी। इसी तरह 2 HP से 10 HP तक की क्षमता वाले सोलर पंप की स्थापना के लिए किसान को 25% राशि देनी होगी और उसे 75% सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दिशा निर्देश 2018-19 के अनुसार खेत में एमआई ड्रिप और स्प्रिंकलर की स्थापना के लिए किसान को 15% राशि जमा जीएसटी का भुगतान करना होगा और उसे 85% सब्सिडी मिलेगी। निःशुल्क सामान्य बुनियाद ढांचे में कृषि प्रारंभ सिंचाई प्रणाली पर 75% तक की सब्सिडी, सोलर पंप पर 75% तक की सब्सिडी, ऑन फॉर्म भंडारण टैंकों पर 100% याक सब्सिडी, खेत में तालाब निर्माण पर 70% तक सब्सिडी। सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत प्रोजेक्ट पंजीकरण माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए न्यूनतम 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति या किसानों का एक समूह भी इसके लिए पात्र होने के लिए एक साथ आ सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई आधारित परियोजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए समुदाय आधारित होने के कारण सभी हितधारक किसानों की सहमति आवश्यक है। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागत का 5% और टैंक के निर्माण के लिए मुफ्त भूमि प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने लाइव वीडियो के जरिए रेलवे स्टेशनों का पुनः निर्माण शिलान्यास उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने लाइव वीडियो के जरिए रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण शिलान्यास उद्घाटन किया है। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे सांसद धर्मवीर सिंह सहित अन्य भाजपा नेता और ने प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को देखा, जिसमें प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशनों और ब्रिज का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद धर्मवीर सिंह ने प्रधानमंत्री ने लाइव वीडियो के जरिए रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण शिलान्यास उद्घाटन किया। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री ने लाइव वीडियो के जरिए रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण शिलान्यास उद्घाटन किया है। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे सांसद धर्मवीर सिंह सहित अन्य भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री लाइव कार्यक्रमों को देखा, जिसमें प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशनों और ब्रिज के उद्घाटन किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे को लेकर आम जन के लिए काफी सुविधाएं दी हैं, जिसमें आम आदमी कहीं भी जा सकता है और जो प्रधानमंत्री देश के लिए कर रहे हैं उसे आम जन को सुविधा मिलेगी। पिछले 10 साल से रेलवे में काफी बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच 2047 तक भारत को विकसित देशों में लाना है। लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज, अंडरपास, स्टेशनों की परियोजनाओं की नींव रखी गई। उन्होंने कहा कि इतनी सुविधाएं हुई हैं कि दूर दराज क्षेत्र में जाने वाले लोगों को सीधी ट्रेन यहां से मिल सकें। अभी आपने प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भाषण था वो सुना होगा। देश में 2000 करोड़ के आसपास तो टोटल जो हमारी योजनाएं परियोजनाएं हैं वो तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए की लागत से और
तकरीबन 2000 अंडरपास, आरओबी, नए रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण, लोकार्पण या नींव पत्थर रखा है। जिस प्रकार से रेलवे में अभूतपूर्व एक बदलाव किया जा रहा है पिछले 10 साल से। आपने दादरी का स्टेशन भी देखा होगा कि आप दादरी स्टेशन पर बैठे हो, आज से 10 साल पहले इसकी हालत क्या थी। जिस प्रकार नई नई ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन पर आके रुकती हैं और यहीं से बैठ के आप दूर दराज के क्षेत्र में जब जाते हो, पहले की तुलना में आज कितना अंतर है। हर आदमी का विश्वास बढ़ा है रेलवे। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आने वाले 2047 तक हमने देश को विकसित देश की श्रेणी में लेके आना है। और विकसित विकास के लिए जरूरी है कनेक्टिविटी, चाहे वो सड़क की हो, रेल की हो, जहाज की हो। इनेलो के पूर्व विधायक की हत्या करना बहुत बुरी बात है। कानून व्यवस्था किसी भी चीज के लिए नंबर 1 होनी चाहिए। क्या फिर कानून व्यवस्था हरियाणा में? नहीं, हमने पूरी शक्ति से ही इसको देखना पड़ेगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी राज काम कर रहे हैं, प्रशासन ने उसी प्रकार से चुस्ती दिखानी चाहिए। सीबीआई से जांच की मांग की गई है। तो वो तो चाहे सीबीआई हो या स्टेट पुलिस हो, वो तो बात तो एक ही है। दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए। बदमाश को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। किसानों के द्वारा भी ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश कर रही है। किसान अपना काम कर रहे हैं यार। नजरअंदाज से देखते हैं। अभी मैंने रास्ते में देखे नहीं, हम तो अब रेलवे स्टेशन में बैठे। सर, विपक्ष की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में भी हुआ है और दिल्ली में हुआ है। देखिए, कोई भी चीज जिसमें गांठ लग जाती है उसको गठबंधन बोलते हो, और गांठ लगोड़ी चीज कितनी मजबूत होती है मेरी बताने की जरूरत है।